बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्सेस। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आप न्यूटन्स लॉज और फोर्सेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स के वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री लॉज एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS Food Science and Technology, third semester morning. So, in the previous lectures, we have discussed about the concept of force, characteristics of forces, and we focused upon the two types of the, you can say the forces. These one are the contact forces and the non-contact forces. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से आपके पास जो है वो फोर्सेस जो है उनको करेक्टराइज किया जा सकता है, और हमने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस जो है अगर वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, अगर किसी बॉडी पे लगती है और बॉडी जो है वो मूव करता है, मोशन में है, तो उसकी मैकेनिकल जो फिजिकल क्वांटिटीज है मोशन से रिलेटेड मैकेनिकल क्वांटिटीज वो किस तरह से फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के साथ वेरी करेंगी, और किस तरह से फोर्सेस जो है उनके मुताबिक डील की जा सकती हैं। इन दिस रिकॉर्ड न्यूटन प्रोवाइड द थ्री लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फोर्स एंड थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। तो हम इन सबको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। द फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स है, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स है इट कम्स विद द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। So the first law of Newton जो है एक्चुअली तौर पे इट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। तो आपका न्यूटन का जो पहला कानून है वो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बारे में बताता है जो फोर्स की है। जस्ट लाइक as it has the statement about that any object at rest will stay at rest and any object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted upon by a unbalanced force. So the main reason is that कि जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, whenever we are try to pull somebody, तो ये तब तक अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तो ये दोनों टीम्स जो हैं कोई भी रोप को अपनी तरफ नहीं खींच सकती। बट जैसे ही बैलेंस फोर्स किसी जगह पे बैलेंस खराब होगा, तो फॉर एग्जांपल टीम ए क्या है, वो अगर फोर्स ज़्यादा लगाती है तो वो सारी की सारी रोप को अपनी तरफ ले जाएगी। तो इन द सेम वे वी कैन से दैट कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी एजेंसी जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है वो फोर्स कहलाती है। सो यू कैन से दैट द फोर्स इज दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी which changes the state of motion of the body. Either the body is at rest, then it can be moving state, or either it is moving, it can be in rest state whenever we apply the force. So the second important thing in this law is that it also indicates that sometime the whenever we apply or we are changing we want to change the state of the motion, when we apply the force, तो बहुत सारी जो बॉडीज हैं वो रेजिस्ट करती हैं अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं तो आप उस पे फोर्स लगाएँगे, और फोर्स इसलिए चाहिए होती है कि जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको आप ओवरकम कर सकें। बट द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई बॉडी रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कि बॉडी जो है वो रेजिस्ट क्यों करती है जब आप उस जब उसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदला जाता है। एंड द आंसर इज दैट बॉडी हैज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज बेसिकली रिलेटेड टू द मास ऑफ द बॉडी, एंड इनर्शिया इज बेसिकली द tendency of an object to resist changes in its velocity whether in motion or motionless। तो इनर्शिया जो है ये एक इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ द बॉडी विच का जो कि मैथ्स के ज़रिए से इसको मिलती है, और जो उसके अंदर होने वाली किसी भी इमोशन के अंदर चेंजेस हैं उसको रेजिस्ट करती है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
The second law of motion provides the quantitative analysis and the magnitude of the force. As you can see here, क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू मीन कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसकी मिकदार कितनी होगी और उसका फाइनल आंसर किस तरह से चीज़ों को कंप्यूट किया जा सकता है। आइए देखें किस तरह से हम इस हिस्से को समझ सकते हैं। किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स है, अगर आप उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं तो वी हैव अ सिंपल फार्मूला फॉर दिस, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एफ इज बेसिकली द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स है जी हमारे पास। एम इज द मास ऑफ द बॉडी है एंड ए स्टैंड फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आपके पास जब भी आपने किसी भी जगह पे मोशन से रिलेटेड फोर्सेस को और मोशन ऑफ द बॉडी को एस्टिमेट करना होगा तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। इन दिस फार्मूला द नेट फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, और एफ इज इक्वल टू एम ए। So keep in mind this force is basically the net force, not the individual force. तो उस हवाले से आप इसके ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस के साथ भी काम करते हैं। आइए देखें कि ये लॉ जो है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर दिस केस वी हैव अ टेबल फॉर दिस वन एंड वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस टू अंडरस्टैंड द। फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट सिचुएशन we have the net force is 10 newton, mass is 2 kg, and the acceleration will be equal to the 5 meter per second square। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या था जी, एम ए। तो एम की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है जी, ए की वैल्यू है 5, एम की वैल्यू है जी 2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गॉट एन वैल्यू, 10 वैल्यू है। सो वी हैव द 10 वैल्यू। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 10 टाइम्स है, 10 हो गया जी, और मास जो है आपके पास 2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बिकम एज 20। so it will be the 20 newton, but we have a missing value here and missing value here and here। तो इनको किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है, आइए देखें हम किस तरह से सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप इस पहले दो हिस्से को नज़र में रखें तो वी हैव अ रिलेशन फॉर दी इज डैट कि जैसे जैसे आपका जो मास है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो जैसे जैसे आपकी फोर्स बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। एंड यू कैन सी हियर, अगर आपकी फोर्स 10 थी तो आपका एक्सेलरेशन है जी 5, और अगर आपकी फोर्स अब 20 है तो एक्सेलरेशन, आपकी फोर्स 2 टाइम्स हो चुकी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वो 2 टाइम्स। so declares that कि f is directly proportional to the a, and this is our you can say the first relation of the Newton's law, Newton's second law। Similarly, अगर आप गौर करें तो in this column we have another situation। वो क्या है जी, अगर आपका पास जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और आपका जो एक्सेलरेशन है वो 5 है, तो आप मैथ्स को किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको मैथ्स चाहिए, आप मैथ्स को रीअरेंज कर सकते हैं, एफ ओवर ए। so we have here f over a, and by applying the values we have 20 over 5, and we got the value here about 4 kg। so this is the value of mass that we require। so this value will be 4। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। so in the third in the fourth row we have another missing quantity, and that is the 10 न्यूटन वैल्यू आपके पास फोर्स की दी गई है, मास दिया गया हुआ है, बट एक्सेलरेशन नहीं है। सो अगर ये सिचुएशन है तो अगेन आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, वेरी सिंपल वे, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखना है आपने। एफ इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एंड वी गॉट हियर द वैल्यू अबाउट
फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 10 और मैथ की वैल्यू हमारे पास है 5। So we got the value of 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो बनती है वो है 2। तो इससे आपको ये भी चीज़ साबित हो रही है कि जैसे-जैसे अब आपका मैथ्स बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है डिक्रीज़ करता है। सो अनदर रिलेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए इज़ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैथ्स। याद रखिएगा कि जैसे-जैसे आपका मैथ्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन द सेम वे इन द लास्ट वी कैन आल्सो कंप्यूट द फोर्स। अगर ये भी हो सकती है सिचुएशन कि आपको एक्सेलरेशन और मास दिया गया और आपने फोर्स निकालनी है देन द सिचुएशन इज़ वेरी ईज़ी। F इज़ इक्वल टू ma। तो m की वैल्यू 1 केजी है, a आपके पास 10 है, तो वी गॉट द 10 न्यूटन वैल्यू है। तो इस तरह से छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ से आप स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं फॉर कंप्यूटिंग देयर masses, acceleration and net forces acting on the body. So finally, the third law of Newton. Third law of Newton actually deals with the two different objects on their interaction. So you can say here it provides the interaction between the bodies which are under the influence of forces or or simple force, single force or forces. So actually तौर पे this law is related to the interaction of the bodies among the bodies. So if we are considering it as कि this is will be the interaction between the bodies, तो ये नाम से ही जाहिर है कि ये minimally टू बॉडीज होना ज़रूरी है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के लिए, अदरवाइज वी कांट अप्लाई द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उस हवाले से आपके पास जो है इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन अमंग द बॉडीज के लिए वी रिक्वायर मिनिममली टू बॉडीज। तो याद रखिएगा ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस सिचुएशन वी हैव अ बेसबॉल बैट और बेसबॉल बैट जो है वो एक इन दिस डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, जबकि जो बेसबॉल है वो हिट करके इन दिस डायरेक्शन के अंदर वर्कआउट कर रही है। द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर अप्लाइंग एक्शन। बेसबॉल बैट जो है वो एक्शन अप्लाई कर रहा है, जबकि जो बॉल है उसके रिवर्स के अंदर रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है और बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इन द सेम वे we can also apply about the situation about the फॉर दिस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे कि आपके पास जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो है वो भी एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं। एक्शन जो है वो ये है कि आपका जो फ्यूल है वो रॉकेट सिस्टम के अंदर वो बर्न होता है, जिसके नतीजे के अंदर जो रॉकेट है वो प्रोपेल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन प्रोसेस। ये रिएक्शन की वजह से अपवर्ड आ रहा है, जबकि एक्शन जो है वो ये है कि फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने की वजह से फ्यूल का जो थ्रस्ट है या यू कैन से द मोमेंटम जो है फ्यूल की वजह से वो डाउनवर्ड की फॉर्म में अप्लाई हो रहा होता है, एग्ज़िस्ट कर रहा होता है। तो उस वाले से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि आपके पास जो एक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इन इन दिस सिचुएशन वी कैन गॉट द uh, launching of the rocket or space shuttles. So similarly, we have a situation here, and we can say that for every action there is an equal and opposite reaction. So this is the statement of the third law of Newton, और जो कि किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। So in the next lecture, inshallah, we will discuss about the numerical problems for Newton's law. तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डील करेंगे। अभी हमने अपने लेक्चर को सिर्फ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तक रखा है, जितना कि आपके कोर्स के लिए आपको ज़रूरी है, हम उतना ही इसको कर रहे हैं। उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इसकी डिटेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।
If you have any question and answer, then you can ask freely. Your discussion in interactive session, Zoom meeting, WhatsApp group, or YouTube comment section.